हेलो लिसनर, मैं आपकी राइटर्स अनी और अनामिका। उम्मीद करती हूँ स्टोरी आप लोगों को पसंद आई रही होगी। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैप्टर्स 6 वफा की सजा। अगस्त्य अवस्थी मैंशन में आया था। वहां आते ही उसका बहुत ही बेहतरीन तौर पर स्वागत किया गया। ये होता भी क्यों नहीं, आखिरकार अगस्त्य उस घर का होने वाला दामाद जो ठहरा। अगस्त्य ने बिना भाव के अपने सामने मौजूद उस कपल को देखा। वो अवस्थी मैंशन के अंदर गया और लिविंग रूम में उसे बिठाया गया। उस कपल में से आदमी ने कहा, अगस्त्य बेटा, यहाँ कैसे आना हुआ? जरूर तुम अपनी होने वाली पत्नी से मिलने आए होंगे। अपनी बात का जवाब खुद ही देते हुए उस आदमी ने कहा। अगस्त्य ने कॉफी टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया और पानी का एक घूंट लेकर उसने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला, मगर तभी उसकी बात को बीच में रोकते हुए उस आदमी की पत्नी ने कहा, अभी इसे कहाँ अपनी बातों में लगा रहे हैं? होने वाली पत्नी से मिलने आया है, हम लोगों से बातें करने नहीं। अपने पति से यह बात कहकर महिला अगस्त्य की तरफ मुड़ी और अगस्त्य से कहा, बेटा रुको, मैं भी उसे बुला देती हूँ। कहकर वो महिला अपनी जगह से उठी और घर के अंदर चली गई। अगस्त्य अपनी बात कहने में और ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। वो जल्द से जल्द अपनी बात कहकर यहाँ से निकल जाना चाहता था। अपनी सोच की वजह से एक बेचैनी सी उसके चेहरे पर झलक रही थी, मगर इस बेचैनी का मतलब सामने बैठे इंसान ने कुछ और ही निकाला। अगस्त्य का ध्यान अपनी बातों में लगाते हुए मिस्टर अवस्थी ने उससे बिजनेस की बात करना शुरू कर दिया, मगर अगस्त्य का ध्यान उनकी बातों पर नहीं था। उसे बिजनेस के बारे में डिस्कस करने में इस वक्त कोई इंटरेस्ट नहीं था। दरअसल ये शादी हो ही बिजनेस की वजह से रही थी। अवस्थी कॉर्पोरेट और अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज के बीच ये शादी बस एक बिजनेस डील थी। अगस्त्य भी इस बात को बहुत ही अच्छी तरह जानता था। मिस्टर अवस्थी के बिजनेस डिस्कशन से अब अगस्त्य फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसने अब डिसाइड कर लिया था कि वो उनकी और कोई बात नहीं सुनेगा और उन्हें सब कुछ बताएगा और शादी से चुपचाप इनकार कर देगा। वह यह शादी किसी भी हालत में नहीं करना चाहता था। अगस्त्य ने अपनी बात कहने के लिए मुंह खोला। उसने कहा, लिसन सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है और ये बिजनेस के बारे में नहीं है। मेरी बात को प्लीज ध्यान से सुनिए। दरअसल मैं ये कहते हुए अगस्त्य अचानक ही रुक गया जब उसकी नजरें सीढ़ियों से उतरती हुई उस लड़की पर पड़ी। उस लड़की ने इस वक्त चिकन की कढ़ाई की हुई व्हाइट कलर की कुर्ती और व्हाइट कलर का पजामा पहना हुआ था। हालांकि वो इस वक्त बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल नहीं थी, बट वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी, जो इस सादे ड्रेस में भी उसकी खूबसूरती निखर कर आ रही थी। उस लड़की का चेहरा देखने के बाद अगस्त्य के शब्द उसके गले में ही रह गए। उस लड़की की माँ उसे लेकर हॉल में आई और अगस्त्य के बगल में उसे बैठाते हुए कहा, यहाँ बैठो सिया बेटा। सिया के चेहरे पर एक उदासी थी। उसने नजरें उठाकर अगस्त्य को देखा तक नहीं, मगर अगस्त्य की नजरें तो सिर्फ सिया को देख रही थी। अब आगे अगस्त्य ने कुछ नहीं किया। वो कुछ देर वहां और बैठा रहा और सिया के पिता मिस्टर अवस्थी की बिजनेस के बारे में उनसे बातें कर वहां से चला गया। सिया के चेहरे पर अब भी उदासी थी। उसने इस पूरे वक्त में एक शब्द तक नहीं कहा। अगस्त्य के जाने के बाद वो भी अपने कमरे में चुपचाप ही गई। अगस्त्य अपनी कार में बैठा और वहां से निकल गया। ड्राइव करते हुए उसने अपना डैशबोर्ड ओपन किया और उसमें से एक तस्वीर निकाली। इस तस्वीर में एक लड़की जिसके होठों पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट थी और इस मुस्कुराहट के चलते उसके गालों पर हल्के से डिंपल पड़ रहे थे। इस तस्वीर में उस लड़की के बाल खुले थे और हवा में कुछ लहरा से रहे थे। उस लड़की की एक हथेली उसके चीन के नीचे थी और उसका दूसरा हाथ उसकी कोहनी के नीचे। ये तस्वीर किसी और की नहीं, सिया की ही थी। अगस्त्य बस एक टक उस तस्वीर को ही देख रहा था। अगस्त्य के उस तस्वीर को देखते हुए बोला, पिछले 3 महीने से तुम्हें ढूंढ रहा हूं और तुम मुझसे मिली भी तो कहाँ। सोचा नहीं था कि तुम मुझे यहाँ और ऐसे मिलोगी। शायद किस्मत भी ये चाहती थी कि मैं तुम तक पहुंचूं। कहकर अगस्त्य कुछ पल रुका। उस तस्वीर को देखते हुए अगस्त्य फिर से बोला, मुझे तुम्हें ढूंढने में समय लगा क्योंकि मैं नहीं जानता था कि तुम कौन हो, कहाँ हो, मगर अब मैं जानता हूँ। और अब
वो होगा जो वो चाहता। मैं उसकी लास्ट विश जरूर पूरी करूंगा। मैं उससे बहुत प्यार करता था। और वो कहकर अगस्त्य फिर रुका। उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मुझे चाहे जो करना पड़े, मैं वो जरूर करूंगा। आई एम सॉरी। अगर तुम्हें इससे तकलीफ हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चीजें अब वैसे ही होंगी जैसे वो चाहता था। उस तस्वीर को वापस अगस्त्य ने डैशबोर्ड के अंदर रखा और डैशबोर्ड बंद कर दिया। अगस्त्य अब सीधा अपने घर के लिए निकल गया। दूसरी तरफ शाम हो चुकी थी और वैदेही एक होटल के आगे खड़ी थी। वो सीधे होटल के अंदर गई। उसके कानों में एक ब्लूटूथ लगा हुआ था, जिसकी मदद से लाइन की दूसरी तरफ सना उसके साथ कनेक्टेड थी। सना पहले से ही उस होटल के अंदर थी और वो अंदर से ही वैदेही को ब्रीफिंग दे रही थी। सना के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए वैदेही उस होटल के पब के अंदर चली गई। आज के दिन ये सारा पब ही सना के बॉयफ्रेंड ने बुक कर रखा था। अंदर जाने के बाद इस भीड़ को देख वैदेही कंफ्यूज हो गई और अब उसे समझ नहीं आ रहा था ही इन सब में सना का बॉयफ्रेंड कौन है। चैप्टर 7 वफा की सजा। पब में शोर होने की वजह से वैदेही एक कोने में गई और उसने फोन पर कहा, यार इन सब में तेरा वाला कौन सा है? कम से कम नाम आता, पता तो बता देती, और कुछ नहीं तो कम से कम उसका फोटो ही दिखा देती। दरअसल उन लोगों ने सारी प्लानिंग तो कर ली थी, मगर पहले कभी भी वैदेही सना के बॉयफ्रेंड से नहीं मिली थी। और इन सब प्लानिंग के दौरान भी वैदेही ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि उसने सना के बॉयफ्रेंड को कभी देखा ही नहीं है। और इस वजह से उसने सना से उसकी बॉयफ्रेंड की पिक नहीं मांगी। और अब यहाँ आने के बाद वो कंफ्यूज्ड हो चुकी थी। वैदेही ने सना से कहा, एक काम कर, तो उसकी पिक अभी मुझे व्हाट्सएप कर, बिना जाने कि वो कौन है, कैसा दिखता है। मैं कुछ नहीं कर सकती, इसलिए जल्दी भेज। आज तो उसकी शामत पक्का आएगी। सामने से सना ने कहा, अच्छा तू 2 मिनट रुक, मैं तुझे अभी व्हाट्सएप करती हूँ। वैदेही फोटो के आने का इंतजार करने लगी, मगर शायद उस जगह पर किसी तरीके का नेटवर्क इशू था, जिसकी वजह से 5 मिनट तक इंतजार करने के बाद भी वैदेही को सना के बॉयफ्रेंड की पिक नहीं मिल पाई। अब वैदेही फ्रस्ट्रेट हो रही थी। उसने फिर से सना को फोन लगा दिया और फिर सना के फोन उठाते ही वैदेही ने कहा, अच्छा एक काम कर, तो मुझे ब्रीफ कर कि वो कहाँ पर बैठा है और क्या कर रहा है और कैसे कपड़े पहने, और कम से कम इस बार अपना काम अच्छे से करियो। सना ने अपने बॉयफ्रेंड की एक एक डिटेल वैदेही को दे दी। वैदेही ने सना की बात को अच्छी तरह से सुना और फिर जब उन दोनों की बात खत्म हुई तब वैदेही ने सना की बताए हुए डिस्कशन में देखा। वहां पर एक लड़का जिसने ब्लैक कलर की जैकेट, डार्क नेवी ब्लू कलर की टी शर्ट, उस टी शर्ट में लटका हुआ उसकी गॉगल्स और उसकी ब्लैक कलर की जीन्स। उस जगह काफी लोग होने की वजह से वैदेही अभी उस आदमी का चेहरा स्पष्ट नहीं देख सकती थी, मगर वैदेही ने अब उसे पॉइंट आउट जरूर कर लिया था। वो किसी तरह उस भीड़ से होकर उस ओर बढ़ने लगी। वैदेही की नजरें पूरे वक्त उस एक लड़के पर ही रहीं। वहां पर सिर्फ वो एक ही उस कॉम्बिनेशन उसके कपड़ों में वो लड़का था। उस जगह और भी लोग थे और उस लड़के के दोनों तरफ लड़कियां भी बैठी हुई थीं। वो लड़का उन लड़कियों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा था। उस जगह पर और भी कई सारे लड़के लड़कियां बैठे हुए थे और सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। वैदेही गुस्से से उस तरफ चली गई। उसने टेबल पर रखी एक बियर की ग्लास उठाई और सारी बियर उस लड़के के चेहरे पर फेंक दी। वैदेही की इस हरकत से वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। एकदम से उस जगह पर एक शांति सी छा गई। वहां मौजूद लोग कभी उस लड़के को देखते तो कभी वैदेही को। ऐसा लग रहा था जैसे सभी की सांसें ही उनके गले में अटक सी गईं। जिस लड़के पर वैदेही ने वो बियर फेंकी थी, उस लड़के ने घूरकर अपनी जलती हुई आंखों से वैदेही को देखा। उस लड़के की आंखों को देखकर ही उसके गुस्से का अंदाजा लगाया जा सकता था। अब वैदेही भी उसका चेहरा साफ साफ देख सकती थी और उसे देखकर तो वैदेही भी हक्की बक्की रह गई थी, क्योंकि ये वही लड़का था जिसे पिछली रात वैदेही पब में टकराई थी। नो डाउट ये लड़का काफी ज्यादा हैंडसम था।
एक पल को तो वैदेही का मन भी डोल गया, मगर फिर जब उसे ख्याल आया कि ये उसकी ही दोस्त का बॉयफ्रेंड है और उसे चीट कर चुका है, वैदेही तुरंत ही अपने सेंसेस में आ गई और फिर से गुस्से से भर गई। ये इंसिडेंट बार के एक प्राइवेट हिस्से में हुआ था, जिस वजह से बाकी लोगों को इन सब का अभी पता नहीं चला था और इसी वजह से म्यूजिक अब भी चालू था। लोग उस पर थिरक रहे थे। वो लड़का अपनी जगह पर खड़ा हुआ और एक तेज आवाज में कहा, साइलेंस। उस लड़के की आवाज में एक अलग सी ही शक्ति और उसका गुस्सा झलक रहा था, जिसकी वजह से उसकी आवाज देते ही पब में बजता म्यूजिक एकदम से रुक गया और एक खामोशी से पूरे पब में पसर गई। ये खामोशी कुछ ऐसी ही लग रही थी जैसे कोई अभी अभी चल बसा हो। वो लड़का चलकर वैदेही के सामने आया और उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, हो कौन तुम और इस तरह की हरकत करने की हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारी? उस लड़के की आवाज सुन कुछ पल के लिए तो वैदेही का दिल भी अंदर तक दहल उठा। कुछ हद तक तो वैदेही भी अंदर तक कांप उठी, मगर फिर खुद को संभालते हुए पलटकर उस लड़के की आंखों में घूरते हुए वैदेही ने कहा, मुझे तुमसे डर नहीं लगता और अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, करना तो बाकी है, मगर उससे पहले मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगी कि मैंने तुम्हारे साथ यह क्यों किया। कहकर वैदेही चुप हुई और उस लड़के की आंखों में घूर कर देखने लगी। उस लड़के ने दांत पीसते हुए कहा, ऑलराइट, तो मुझे मेरे इस सवाल का ही जवाब दे दो। पहले क्यों? क्योंकि मैं तो तुम्हें जानता, और जब मैं तुम्हें जानता ही नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ भी करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वैदेही ने जवाब देते हुए कहा, सच कहा तुमने कि तुम मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं पहचानते, क्योंकि हम पहले कभी नहीं मिले, मगर हम दोनों को जोड़ता है, वो है एक नाम, और वो नाम है सना। बात करते हुए वैदेही अपने दांत पीस रही थी। सना नाम लेने के बाद वैदेही सोच रही थी कि जरूर वो लड़का कुछ न कुछ रिएक्ट करेगा, और इसी कारण से वैदेही उस लड़के के फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत ही बारीकी से नोटिस कर रही थी। मगर वैदेही को उस लड़के के चेहरे पर एक अलग सा ही भाव देखने को मिल रहा था, जैसे कि वो लड़का कह रहा हो, कौन सना? उस लड़के के ऐसे एक्सप्रेशन को देख मानो वैदेही का गुस्सा और ज्यादा भड़क रहा हो। मगर इससे पहले कि वैदेही अपना मुंह खोलती, उस लड़के ने कहा, कौन है ये लड़की और ये नाम हम दोनों को कैसे कनेक्ट करता है? विल यू प्लीज एक्सप्लेन? वैदेही की होठों पे एक तिरछी सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे वो उस लड़के का मजाक बना रही हो। वैदेही ने पलटकर जवाब देते हुए कहा, ओह रियली सना, कौन है? वैसे कितनी गर्लफ्रेंड है तुम्हारी और रोज कितनी लड़कियां घुमाते हो? वैदेही के इन शब्दों को सुन उस लड़के की आंखें गुस्से से और ज्यादा लाल हो गईं। आखिर कौन है यह लड़का? वैदेही इस गलती का क्या होगा अंजाम? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़िए वफा की सजा। चैप्टर 8, वफा की सजा। वैदेही पब गई, मगर उसने सना के बॉयफ्रेंड को नहीं देखा था। सना की ब्रीफिंग के अकॉर्डिंग उसने एक लड़के के ऊपर जाकर बियर फेंक दी, जिसके बाद उन दोनों के बीच बहस हो गई और ये बहस बढ़ती ही चली गई। हर एक बीतते पल के साथ उस लड़के का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उस लड़के ने वैदेही से कहा, कौन है तुम्हारी दोस्त? जरा मैं भी तो जानूं आखिर किसकी फीलिंग्स के साथ खेला हूं मैं। साथ ही वैदेही को धमकाते हुए उसने कहा, और अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो तुम्हें इसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। वो लड़का बात करते हुए गुस्से से अपने दांतों को पीस रहा था। ये तमाशा वहां मौजूद हर कोई देख रहा था और सभी लोग आपस में ही खुसर फुसर कर रहे थे। उस लड़के ने एक नजर उन सबकी ओर देखा, फिर पास ही मौजूद अपने गार्ड की ओर कुछ इशारा किया। गार्ड्स ने वहां मौजूद लोगों को वहां से निकाल दिया और जगह को पूरी तरह से खाली करवा दिया। अब उस जगह पर वैदेही, वो लड़का, उस लड़के के कुछ दोस्त ही अब मौजूद थे। इसी सब के बीच सना को भी पब से बाहर निकाल दिया गया था। उसे तो इस बात का पता भी नहीं था कि वैदेही ने क्या कर दिया है। लोगों से भरी हुई उस जगह को अचानक से खाली होता देख वैदेही कुछ डर सी गई, मगर अपने डर को छिपाते हुए वैदेही अपनी जगह पर ही खड़ी रही
और गुस्से से अब भी वह उस लड़के को घूर रही थी। उस लड़के का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। वैदेही को घूरते हुए वो वैदेही की ओर बहने लगा। पहले लोगों से भरी हुई जगह को अचानक से खाली होता देख और फिर उस जगह पर खुद को अकेला पा और अब अपने सामने मौजूद लड़के को ऐसे अपनी ओर आता देख वैदेही डर गई और खुद में सिमटते ही अपने कदम पीछे खींचने लगे। वो लड़का दांत पीसते हुए वैदेही को ही देख रहा था। इसके पहले कि वो वैदेही के और ज्यादा करीब जा पाता, उस लड़के के एक दोस्त ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया और अपनी आवाज को थोड़ा धीमा करते हुए कि वैदेही उनकी बातों को न सुन पाए, उस लड़के ने कहा, क्या कर रहा है वंश? मानता हूं उसकी गलती है, मगर तेरा ये बिहेवियर भी सही नहीं है। वो तेरे से बिहेवियर का कोई गलत मतलब भी निकाल सकती है। अपने गुस्से को कंट्रोल कर और तू अपनी हद पार नहीं करेगा, समझा? वंश ने भी धीमी आवाज में अपने दोस्त से कहा। तो तू क्या चाहता है? इस लड़की ने सरेआम मेरी बेइज्जती की और मैं इसे यूं ही जाने दो, बिना सजा दिए? उसके दोस्त ने वंश को समझाते हुए कहा। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि तू उसे यूं ही जाने दे, मगर अपनी बिहेवियर पर भी कंट्रोल रख और ध्यान दे कि तू किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। एंड सेकेंड थिंग, मैं जानता हूं कि तू सही है, मगर तू उसकी बात भी तो सुन। आई थिंक उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और वो कोई और समझकर तेरे पास आ गई है। वंश के दोस्त ने वंश को समझाया। वंश को भी अपने दोस्त की बात समझ आ रही थी, मगर उसकी बेइज्जती हुई थी और वो भी इस तरह से कि कोई लड़की अचानक उस पर बीर फेंक दे, इतने सारे लोगों के सामने उसे इतना सब कुछ सुना दे। वो इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसका गुस्सा भी कम नहीं हो रहा था। वंश के दोस्त ने वंश को जैसे तैसे रोका था। वैदेही ने कुछ गहरी सांसें ली। उसे तसल्ली हुई कि चलो कम से कम उसके साथ यहाँ कुछ गलत नहीं हो सकता। वैदेही वंश के दोस्त को इस वक्त किसी सल्वेशन की तरह देख रही थी। साथ ही साथ वैदेही के कान भी इस वक्त खरे थे। वो उन दोनों की बातों को सुनने की कोशिश कर रही थी, मगर सुन नहीं पा रही थी। उन दोनों की बात होने के बाद वंश ने वैदेही की तरफ देखा और कहा, अपने उस दोस्त को बुलाओ जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है। आखिर मैं भी तो जानूं कि मेरी कौन सी गर्लफ्रेंड है जिसे मैं नहीं जानता। कहते हुए वंश अपने दांतों को पीस रहा था। वैदेही ने तुरंत ही अपना फोन निकाला और सना को फोन मिला दिया। वैदेही बेचैनी से सना के फोन पिक करने का इंतजार कर रही थी। कुछ रिंग्स के बाद सना ने फोन पिक किया। फोन पिक करते ही सना हड़बड़ाकर बोली, यार पता नहीं अचानक क्या हुआ, कुछ लोग आए और मुझे और बाकी सब लोगों को पब से बाहर निकाल दिया तो कहाँ, पर मैं तुझे काफी देर से ढूंढ रही हूँ पर तुम मिल नहीं रही। सना ने फोन पिक करते ही एक सांस में ये सब कह दिया। वैदेही ने सना की बातों को नजरअंदाज किया और सना से कहा, तू जल्दी पब के अंदर आ, मैं अभी पब के अंदर ही हूँ, प्रॉब्लम हो गई है। वैदेही ने बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा, सिर्फ 3 ही सेंटेंस में उसने अपनी बात खत्म की और कॉल कैट कर दिया। सना को फिक्र हुई और वो तुरंत ही वापस पब के अंदर आ गई। कुछ ही पल बाद सना वैदेही और वंश के सामने खड़ी थी। वो घबराई हुई सी वैदेही के पास आई। सना के आते ही वैदेही ने उस पर सवाल दागना शुरू कर दिए। वैदेही ने कहा, अब तू बता, इसे इसने तेरे साथ क्या, कब और कैसे किया? इससे तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। ये तो तुझे पहचानने तक से इनकार कर रहा है। कहते हुए वैदेही वंश को ही घूर रही थी। वैदेही की बात सुन सना ने वंश की तरफ देखे और फिर वैदेही को देखते हुए कहा, कौन है ये और इसने मेरे साथ क्या किया? सना की बात सुन वैदेही का चेहरा फक से सफेद पड़ गया और उसने एक झटके से सना की तरफ देखा। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो सोच रही थी, ये दोस्त की दुश्मन इतना डर गई कि अपने बॉयफ्रेंड को पहचानने तक से इनकार कर दिया और अब मुझे फंसा दिया। कैसी दोस्त है, इससे अच्छे तो दुश्मन होते हैं। वैदेही मन ही मन ये सब कुछ कह रही थी। वंश अब वैदेही को घूर रहा था, जैसे कह रहा हो, अब बोलो तुम्हारे साथ क्या करूं?
मैं तुम्हें तुम्हारी इस हरकत की क्या सजा मिलनी चाहिए। जहां वंश का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था, अब वैदेही के चेहरे पर एक बेचारगी थी। वंश क्या करेगा वैदेही के साथ? कैसे बचेगी वंश से वैदेही? क्या सजा देगा वंश वैदेही को? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़िए वफा की सजा। चैप्टर 9, वफा की सजा। वैदेही ने आते ही वंश के ऊपर बीर फेंक दी थी, जिसके बाद उन दोनों के बीच बहस हुई। वंश ने उस लड़की को बुलवाने के लिए कहा, जिसकी वजह से वैदेही उसके पास आई थी। सना आई और उसने कहा कि वो वंश को नहीं जानते। वैदेही यह सुनकर शॉक्ड हो गई। उसे तो ऐसा लगा उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वंश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वैदेही के चेहरे पर बेचारगी थी। वंश ने दांत पीसते हुए वैदेही से कहा, अब बताओ कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए, और उससे पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। बहुत मसीहा बनने का शौक चढ़ा है ना? आज तुम्हारा ये भूत में उतारूंगा। वंश को काफी गुस्सा आ रहा था। वही वैदेही, उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद अपने हाथों से अपनी गर्दन एक कसाई के छुरे के नीचे रख दी हो। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था और झुंझलाहट हो रही थी, क्योंकि इस वक्त उसकी हालत कुछ ऐसी थी। आ बैल मुझे मार। वैदेही ने सना का हाथ खींचा और उसे दांत पीसते हुए धीरे से कहा, ये क्या कह रही है तू? तुम उसे नहीं जानती, और इस तरह फंसा तो मत। तू दोस्त है या दुश्मन? झुंझलाकर गुस्से के साथ सना ने वैदेही की बात का जवाब दिया, अब मैं सच कह रही हूं, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मुझे क्या पता ये कौन है। मेरे बॉयफ्रेंड का नाम विक्की है और ये वो नहीं। कहते हुए सना ने अपना फोन निकाला और एक फोटो निकालकर उसके सामने कर दी, और फिर दांत पीसते हुए आगे कहा, ये देख, ये है मेरा बॉयफ्रेंड। तुमने देखा नहीं था क्या? उसकी पिक सेंड तो करी थी मैंने। अपने डर को छुपाते हुए नर्वसनेस के साथ वैदेही ने कहा, अबे तूने भेजा तो हाँ, पर मेरे फोन का नेटवर्क नहीं काम कर रहा था, इसलिए मेरे पास वो फोटो आई ही नहीं। तो मैं कैसे देखती? और तुमने जिस तरह से ब्रीफ किया था, ब्लू टी शर्ट और ब्लैक जीन्स और ब्लैक जैकेट में, यही था, और मुझे लगा यही है। सना को अपना सर पीटने का मन कर रहा था। उसकी हालत डर से खराब हो रही थी और ये डर उसके चेहरे पर भी दिख रहा था। मुंह बनाते हुए सना ने आगे कहा, अरे वो छोड़, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल यहाँ से निकलने की सोच। तूने अच्छा बंदोबस्त किया। वैदेही ने बेचारी शक्ल बनाकर कहा, मैं क्या कहूँ, मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर चुका है। फिलहाल मेरे पास कोई आइडिया नहीं, अगर तेरे पास है तो तू बता। उन दोनों लड़कियों को इस तरह खुसर फुसर करता देख वंश उन दोनों की तरफ उंगलियों से इशारा करते हुए थोड़ी तेज आवाज में बोला, ये क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? कुछ तेज आवाज में कहो कि मैं भी सुन सकूं। बात करते हुए वंश अपने दांतों को भी पीस रहा था। उसकी इस तेज आवाज को सुन सना और वैदेही दोनों ही डर गए। सना ने धीरे से कहा, अब क्या करेंगे यार? जो इंसान सिर्फ 5 मिनट में पूरे पब को खाली करवा सकता है, वो अगले 5 मिनटों में इस खाली पब से हम दोनों को गायब भी करवा सकता है। वैदेही ने अपनी कनखियों से सन्ना को बस देखा और कहा, अरे शुभ शुभ बोल। इंसान की शक्ल अच्छी ना हो तो बात ही अच्छी किया करते हैं, और अगर तुम बात अच्छी नहीं कर सकती तो अपना मुंह बंद रख। हमें जल्दी ही कुछ सोचना पड़ेगा, वरना ये तो हमें रातों रात लापता कर देगा। वो दोनों लड़कियां फिर से आपस में ही बातें करने लगी थीं। ये देख, वंश को और ज्यादा चिढ़ मचने लगी। उसने अपनी आवाज को थोड़ा और ऊंचा करते हुए कहा, हो गया तुम दोनों का कि अभी और कुछ बात करना बाकी है? बाकी है तो कुछ देर और चिट चैट कर लो। इसी के साथ उन दोनों लड़कियों का फिर से ध्यान वंश की ओर गया। वो कभी एक दूसरे को देखती तो कभी अपने सामने खड़े इस आदमी को। बनावटी हंसी के साथ वैदेही ने कहा, देखो मैंने जो किया है अब तो वो हो गया है। वो कहते हुए वैदेही अपनी उंगलियों को अपने बालों में उलझा रही है। झुंझलाकर वंश ने कहा, वो क्या? वैदेही सीधी खड़ी हो गई
और अपनी दोनों मुट्ठियों को कस अपनी आंखें बंद कर जल्दी जल्दी कहा, मुझे लगा था कि तुम मेरे दोस्त के बॉयफ्रेंड हो। मुझे नहीं पता था कि तुम कोई और हो, और मुझे पता होता तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मैं जो कुछ भी किया जाने में क्या, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, हम दोनों को जाने दो। वैदेही ने एक सांस में ही ये सब कुछ कहा और फिर अपनी एक आंख खोलकर अपने सामने खड़े लड़के को देखने लगे। वंश अपनी हाथों को अपने सीने पर बांधे वैदेही को ही देख रहा था। वंश का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था, इसलिए वो क्या सोच रहा था वो वैदेही समझ ही नहीं पा रही थी। वैदेही अब काफी ज्यादा ही डर चुकी थी। उसने पूरे पब में अपनी नजरें दौड़ाई, फिर कुछ देखकर उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई, मगर उसने अपनी खुशी को अपने डर से भरे चेहरे के पीछे छिपाया। वंश एक के कदम कर वैदेही के करीब बढ़ रहा था। ये देख वैदेही के हलक का पानी सूख गया। सना तो चुपचाप एक कोने में जाकर खड़े हो गई, जैसे उसे इन सब से कोई मतलब ही ना हो, उसका इन सब से कोई लेना ही देना नहीं। अपने कदम बढ़ाते हुए वंश बोला, तो तुम्हारा कहना है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। वंश अपने एक एक कदम कर वैदेही की ओर बढ़ा रहा था, तो वही वैदेही अपनी एक एक कदम को पीछे ले रही थी। हकलाते हुए वैदेही ने कहा, ना नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था एक्चुअली। वो कहते हुए अपनी आंखों के कोरों से सना को देख रही थी और उसे कुछ इशारा कर रही थी। सना उसके इशारे को समझने की कोशिश कर रही थी, मगर उससे कुछ खास समझ नहीं आया। वैदेही इशारों में ही सना को रेडी रहने को कह रही थी। वंश बात करते हुए सना की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगा कि तभी वैदेही ने कुछ ऐसा किया कि कोई भी उसके एक्ट को समझ ही नहीं पाया। चैप्टर 10 वफा की सजा। वंश एक एक कदम कर वैदेही की ओर बढ़ रहा था और वैदेही खुद में सिमटी अपने कदम पीछे ले रही थी। वंश ने जैसे ही वैदेही की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, वैसे ही वैदेही ने एक झटके से उसका हाथ खुद से दूर झटका और भागते हुए उस टेबल तक गई जहां पर कुछ देर पहले वंश ड्रिंक कर रहा था। उसने वहां से एक बियर बोतल उठाई और खींचकर कुछ ही दूर पर मौजूद उसे मेन बोर्ड की तरफ दे मारा। लिक्विड और इलेक्ट्रिसिटी एक साथ, जिसके कारण वहां पर शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरी जगह अंधेरे में डूब गई। वैदेही ने ये सब कुछ इतनी हड़बड़ी में किया कि उसने किसी को भी कुछ भी ज्यादा सोचने या समझने का मौका नहीं दिया। जैसे ही अंधेरा होने लगा, वह भागकर सना के पास गई और उसका हाथ पकड़कर पब के दरवाजे की ओर भागी। वैदेही की इस हरकत से एक अफरा तफरी से होने लगी और गार्ड्स उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसने इन सब का बहुत ही बखूबी से फायदा उठाया था और किसी तरह बचते बचाते सना के साथ वहां से भागने में भी कामयाब हुई। वो किसी तरह पब तो बाहर आ चुकी थी, मगर अब भी वो वंश की गिरफ्त से बाहर नहीं थी, इसलिए जरूरी था कि अब वो वंश की पकड़ से भी निकले। वंश भी तुरंत ही पब के बाहर आया। उसके गार्ड्स उसके पीछे ही थे। उन्होंने चारों तरफ वैदेही और सना को ढूंढना शुरू कर दिया, मगर उन लोगों को सना और वैदेही कहीं नहीं मिले। वैदेही को पता था कि वो लोग उसे पकड़ने की कोशिश जरूर करेंगे। वो लोग इतनी आसानी से वैदेही का पीछा तो छोड़ने वाले नहीं, और भागना इस वक्त पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उनका पीछा आसानी से किया जा सकता था और हो सकता था कि बाद में उनके लिए और भी ज्यादा परेशानी खड़ी हो जाए। इसलिए वैदेही ने वहां से भागने की जगह वही छुपना सही समझा और वो उसी पब के पास एक गली के अंदर छुप गई। वो जगह बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं थी, मगर कुछ इस तरह से थी कि आसानी से वहां पर किसी की नजर ना जाए। मगर वंश बेवकूफ नहीं था। उसने कुछ गार्ड्स को उस इलाके में भी ढूंढने के लिए कह दिया था। वैदेही को पता था कि वो बहुत ज्यादा देर तक वहां छिपी नहीं रह सकती, इसीलिए अब उसके दिमाग में वंश से बचने के प्लान्स चल रहे थे। इस वक्त वो किसी तरह से भी बस वंश से बचना चाहती थी, क्योंकि वैदेही ने वंश की पावर को अच्छी तरह से देख लिया था और उसे समझ भी गई थी। सना काफी डर चुकी थी और उसने खुशफुशाते हुए वैदेही से कहा, यार अब क्या करेंगे, ये क्या किया तुमने?
अब हम कैसे? तो उसके गुस्से को और बढ़ा रही है। वैदेही वैसे ही डरी हुई थी और अब सना का इस तरह से उससे बात करना उसे गुस्सा भी दिलाने लगा था। वैदेही ने दांत पीसते हुए उससे कहा, अगर तूने अपने बॉयफ्रेंड के उस मनहूस चेहरे को मुझे पहले दिखाया होता तो हम इस मुसीबत में नहीं फंसते। तुझे उस इंसान के गुस्से की परी है, उससे बचने की सोच। अगर इस इंसान के हत्थे चढ़े ना, हमें छोड़ेगा नहीं वो। डर और नर्वसनेस की वजह से वैदेही का ध्यान अपनी भाषा पर भी बिल्कुल नहीं था। सना ने उसे इस तरह बात करते हुए सुना तो अपनी आंखें बरी कर वैदेही को घूरकर देखने लगे। फिर वैदेही से बोली, अबे क्या बोल रही है, हत्थे चढ़े एंड ऑल। वैदेही दांत पीसते हुए सना को गुस्से से घूरने लगी और उससे बोली, तुझे अभी मेरी लैंग्वेज पर ध्यान देना। लाइक सीरियसली, अब तेरे मुंह से एक शब्द भी निकला तो मैं तुझे उसी के हाथों में डाल दूंगी। कम से कम मेरी जान तो छूटेगी। बात करते दौरान भी वैदेही का ध्यान वंश और उसके गार्ड्स पर था कि कहीं वो उस तरफ तो नहीं आ रहे हैं। वैदेही की बात सुनकर सना का मुंह खुला का खुला रह गया। सना बस वैदेही को ही देख रही थी। सना ने वैदेही से कहा, अब इसमें मेरी क्या गलती, मैंने तुझे वो फोटो व्हाट्सएप तो की थी। वैदेही ने सना को घूरकर देखा और दांत पीसकर बोली, तेरी व्हाट्सएप की ऐसी की तैसी। सही समय पर मुझे फोटो मिला नहीं, ऐसे फोटो और मैसेज का मैं क्या करूं? फिर से वंश और उसके गार्ड्स की तरफ देखते हुए सना बोली, ये सब छोड़, अब ध्यान दें कि यहाँ से बचकर कैसे निकलना है, क्योंकि अगर इन लोगों के हाथ लगे ना तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। इसलिए हम अपनी आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन बाद में कर लेंगे। फिलहाल यहाँ से बचकर निकलने की सोच। सना ने भी अब वैदेही की बातों पर ध्यान दिया और वंश और उसके गार्ड्स की तरफ देखने लगी। उन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि वो अब आगे क्या करे। बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। फिलहाल उनके लिए अच्छी बात ये थी कि इस वक्त वो गार्ड्स उनकी तरफ नहीं आ रहे थे, वो दूसरे डायरेक्शंस में ढूंढ रहे थे। मगर ये चीज उन्हें ज्यादा वक्त तक फायदा देने वाली थी नहीं, क्योंकि थोड़ी देरी से ही सही मगर वो लोग उन्हें ढूंढते हुए वहां आने जरूर वाले थे और ये बात उन दोनों को ही पता थी। तो वही वंश अपने गार्ड्स पर झुंझला रहा था। उसे काफी तेज गुस्सा आ रहा था कि एक तो कोई लड़की अचानक से आई और उस पर पूरा बियर फेंक दिया और इस तरह से उसके हाथों से बचकर भी निकल गई। वो ये बात डाइजेस्ट नहीं कर सकता था। न सिर्फ उसका मेल ईगो हर्ट हुआ था, बल्कि यह उसके लिए काफी इंसल्टिंग भी था और वो किसी भी हाल में उस लड़की को यूं ही बचकर निकलने नहीं दे सकता था। तो वही उसका दोस्त उसी के पास था और उसे किसी तरह शांत करने की कोशिश कर रहा था। अगर तुम बात अच्छी नहीं कर सकती तो अपना मुंह बंद रख, हमें जल्दी ही कुछ सोचना पड़ेगा वरना ये तो हमें रातों रात लापता कर देगा। वो दोनों से आपस में ही बातें करने लगी थी। ये देख, वंश को और ज्यादा चिढ़ मचने लगी। उसने अपनी आवाज को थोड़ा और ऊंचा करते हुए कहा, हो गया तुम दोनों का कि अभी और कुछ बात करना बाकी है? बाकी है तो कुछ देर और चिट चैट कर लो। इसी के साथ उन दोनों लड़कियों का फिर से ध्यान वंश की ओर गया। वो कभी एक दूसरे को देखती तो कभी अपने सामने खड़े इस आदमी को। बनावटी हंसी के साथ वैदेही ने कहा, देखो मैंने जो किया है अब तो वो हो गया है। वो कहते हुए वैदेही अपनी उंगलियों को अपने बालों में उलझा रही है। झुंझलाकर वंश ने कहा, वो क्या? वैदेही सीधी खड़ी हो गई और अपनी दोनों मुट्ठियों को कस अपनी आंखें बंद कर जल्दी जल्दी कहा, मुझे लगा था कि तुम मेरे दोस्त के बॉयफ्रेंड हो। मुझे नहीं पता था कि तुम कोई और हो, और मुझे पता होता तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मैं जो कुछ भी किया जाने में क्या, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, हम दोनों को जाने दो। वैदेही ने एक सांस में ही ये सब कुछ कहा और फिर अपनी एक आंख खोलकर अपने सामने खड़े लड़के को देखने लगे। वंश अपनी हाथों को अपने सीने पर बांधे वैदेही को ही देख रहा था। वंश का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था, इसलिए वो क्या सोच रहा था वो वैदेही समझ ही नहीं पा रही थी। वैदेही अब काफी ज्यादा ही डर चुकी थी।
उसने पूरे पब में अपनी नजरें दौड़ाई। फिर कुछ देखकर उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई, मगर उसने अपनी खुशी को अपने डर से भरे चेहरे के पीछे छिपाया। वंश एक के कदम कर वैदेही के करीब बढ़ रहा था। ये देख वैदेही के हलक का पानी सूख गया। सना तो चुपचाप एक कोने में जाकर खड़े हो गई, जैसे उसे इन सब से कोई मतलब ही ना हो, उसका इन सब से कोई लेना ही देना नहीं। अपने कदम बढ़ाते हुए वंश बोला, तो तुम्हारा कहना है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। वंश अपने एक एक कदम कर वैदेही की ओर बढ़ा रहा था, तो वहीं वैदेही अपनी एक एक कदम को पीछे ले रही थी। हकलाते हुए वैदेही ने कहा, ना नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था एक्चुअली। वो कहते हुए अपनी आंखों के कोरों से सना को देख रही थी और उसे कुछ इशारा कर रही थी। सना उसके इशारे को समझने की कोशिश कर रही थी, मगर उससे कुछ खास समझ नहीं आया। वैदेही इशारों में ही सना को रेडी रहने को कह रही थी। वंश बात करते हुए सना की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगा कि तभी वैदेही ने कुछ ऐसा किया कि कोई भी उसके एक्ट को समझ ही नहीं पाया। चैप्टर 10 वफा की सजा। वंश एक एक कदम कर वैदेही की ओर बढ़ रहा था और वैदेही खुद में सिमटी अपने कदम पीछे ले रही थी। वंश ने जैसे ही वैदेही की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, वैसे ही वैदेही ने एक झटके से उसका हाथ खुद से दूर झटका और भागते हुए उस टेबल तक गई जहां पर कुछ देर पहले वंश ड्रिंक कर रहा था। उसने वहां से एक बियर बोतल उठाई और खींचकर कुछ ही दूर पर मौजूद उसे मेन बोर्ड की तरफ दे मारा। लिक्विड और इलेक्ट्रिसिटी एक साथ, जिसके कारण वहां पर शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरी जगह अंधेरे में डूब गई। वैदेही ने यह सब कुछ इतनी हड़बड़ी में किया कि उसने किसी को भी कुछ भी ज्यादा सोचने या समझने का मौका नहीं दिया। जैसे ही अंधेरा होने लगा, वह भागकर सना के पास गई और उसका हाथ पकड़कर पब के दरवाजे की ओर भागी। वैदेही की इस हरकत से एक अफरा तफरी से होने लगी और गार्ड्स उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसने इन सब का बहुत ही बखूबी से फायदा उठाया था और किसी तरह बचते बचाते सना के साथ वहां से भागने में भी कामयाब हुई। वो किसी तरह पब तो बाहर आ चुकी थी, मगर अब भी वो वंश की गिरफ्त से बाहर नहीं थी, इसलिए जरूरी था कि अब वो वंश की पकड़ से भी निकले। वंश भी तुरंत ही पब के बाहर आया। उसके गार्ड्स उसके पीछे ही थे। उन्होंने चारों तरफ वैदेही और सना को ढूंढना शुरू कर दिया, मगर उन लोगों को सना और वैदेही कहीं नहीं मिले। वैदेही को पता था कि वो लोग उसे पकड़ने की कोशिश जरूर करेंगे। वो लोग इतनी आसानी से वैदेही का पीछा तो छोड़ने वाले नहीं, और भागना इस वक्त पॉसिबल नहीं था क्योंकि उनका पीछा आसानी से किया जा सकता था और हो सकता था कि बाद में उनके लिए और भी ज्यादा परेशानी खड़ी हो जाए। इसलिए वैदेही ने वहां से भागने की जगह वही छुपना सही समझा और वो उसी पब के पास एक गली के अंदर छुप गई। वो जगह बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं थी, मगर कुछ इस तरह से थी कि आसानी से वहां पर किसी की नजर ना जाए। मगर वंश बेवकूफ नहीं था। उसने कुछ गार्ड्स को उस इलाके में भी ढूंढने के लिए कह दिया था। वैदेही को पता था कि वो बहुत ज्यादा देर तक वहां छिपी नहीं रह सकती, इसीलिए अब उसके दिमाग में वंश से बचने के प्लान्स चल रहे थे। इस वक्त वो किसी तरह से भी बस वंश से बचना चाहती थी, क्योंकि वैदेही ने वंश की पावर को अच्छी तरह से देख लिया था और उसे समझ भी गई थी। सना काफी डर चुकी थी और उसने खुशफुशाते हुए वैदेही से कहा, यार अब क्या करेंगे, ये क्या किया तुमने, अब हम कैसे? तो उसके गुस्से को और बढ़ा रही है। वैदेही वैसे ही डरी हुई थी और अब सना का इस तरह से उससे बात करना उसे गुस्सा भी दिलाने लगा था। वैदेही ने दांत पीसते हुए उससे कहा, अगर तूने अपने बॉयफ्रेंड के उस मनहूस चेहरे को मुझे पहले दिखाया होता तो हम इस मुसीबत में नहीं फंसते। तुझे उस इंसान के गुस्से की परी है, उससे बचने की सोच। अगर इस इंसान के हत्थे चढ़े ना, हमें छोड़ेगा नहीं वो। डर और नर्वसनेस की वजह से वैदेही का ध्यान अपनी भाषा पर भी बिल्कुल नहीं था। सना ने उसे इस तरह बात करते हुए सुना तो अपनी आंखें बड़ी कर वैदेही को घूरकर देखने लगे।
फिर वैदेही से बोली, अबे क्या बोल रही है, हत्थे चढ़े एंड ऑल। वैदेही दांत पीसते हुए सना को गुस्से से घूरने लगी और उससे बोली, तुझे अभी मेरी लैंग्वेज पर ध्यान देना। लाइक सीरियसली, अब तेरे मुंह से एक शब्द भी निकला तो मैं तुझे उसी के हाथों में डाल दूंगी। कम से कम मेरी जान तो छूटेगी। बात करते दौरान भी वैदेही का ध्यान वंश और उसके गार्ड्स पर था कि कहीं वो उस तरफ तो नहीं आ रहे हैं। वैदेही की बात सुनकर सना का मुंह खुला का खुला रह गया। सना बस वैदेही को ही देख रही थी। सना ने वैदेही से कहा, अब इसमें मेरी क्या गलती, मैंने तुझे वो फोटो व्हाट्सएप तो की थी। वैदेही ने सना को घूरकर देखा और दांत पीसकर बोली, तेरी व्हाट्सएप की ऐसी की तैसी। सही समय पर मुझे फोटो मिला नहीं, ऐसे फोटो और मैसेज का मैं क्या करूं। फिर से वंश और उसके गार्ड्स की तरफ देखते हुए सना बोली, ये सब छोड़, अब ध्यान दें कि यहाँ से बचकर कैसे निकलना है, क्योंकि अगर इन लोगों के हाथ लगे ना तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। इसलिए हम अपनी आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन बाद में कर लेंगे। फिलहाल यहाँ से बचकर निकलने की सोच। सना ने भी अब वैदेही की बातों पर ध्यान दिया और वंश और उसके गार्ड्स की तरफ देखने लगी। उन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि वो अब आगे क्या करे। बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। फिलहाल उनके लिए अच्छी बात ये थी कि इस वक्त वो गार्ड्स उनकी तरफ नहीं आ रहे थे, वो दूसरे डायरेक्शंस में ढूंढ रहे थे। मगर ये चीज उन्हें ज्यादा वक्त तक फायदा देने वाली थी नहीं, क्योंकि थोड़ी देरी से ही सही मगर वो लोग उन्हें ढूंढते हुए वहां आने जरूर वाले थे, और ये बात उन दोनों को ही पता थी। तो वही वंश अपने गार्ड्स पर झुंझला रहा था। उसे काफी तेज गुस्सा आ रहा था कि एक तो कोई लड़की अचानक से आई और उस पर पूरा बियर फेंक दिया और इस तरह से उसके हाथों से बचकर भी निकल गई। वो ये बात डाइजेस्ट नहीं कर सकता था। न सिर्फ उसका मेल ईगो हर्ट हुआ था, बल्कि यह उसके लिए काफी इंसल्टिंग भी था, और वो किसी भी हाल में उस लड़की को यूं ही बचकर निकलने नहीं दे सकता था। तो वही उसका दोस्त उसी के पास था और उसे किसी तरह शांत करने की कोशिश कर रहा था।